वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स एंड पे। आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे आज के डेट में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी फार्मूलाज पूरे तुम्हारे बुक में हैं, वो पूरे बुक में जितने भी फार्मूलाज आपके दिए गए हैं उसको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सभी फार्मूलाज को हम एक वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। आज इस कड़ी में बुक के संपूर्ण सूत्र की बात करना चाह रहे हैं। जितने भी फार्मूला सूत्र हैं उनको एक साथ समराइज करना चाहते हैं। इस कड़ी का ये पहला भाग है। इसी तरह से बढ़ते क्रम में एक एक करके हम आगे भी कुछ वीडियो लाएंगे और आपके सभी चैप्टर्स का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन फार्मूला का एक कंबाइंड वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। ये क्लास 10th के लिए है, कक्षा 10 के लिए है और 10 के बुक के संपूर्ण सूत्र एक साथ एक वीडियो में पहली बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला चैप्टर लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? कौन सा चैप्टर है हमारा? वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर कौन सा हमारा? वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है, जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है जो थ्योरम है, जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वो क्या, कौन सा फॉर्मूला है? गणित के आधारभूत प्रमेय, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। पहला फॉर्मूला तो यही है, फर्स्ट फॉर्मूला यही है कि गणित का आधारभूत प्रमेय जो है वो हमें जानना चाहिए। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है वो। ये हमारा है जो हमारा फॉर्मूला है, डिफिनीशन है, जो थ्योरम क्या है? प्रत्येक भाज्य, मैं तो कलर चेंज कर दूं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माने जितने भी नंबर हैं सबको अभाज्य, जितने भी भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर के हेल्प से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया आपको? फिर समझा दूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। माने आर्डर कोई भी हो, जैसे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 103 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब क्या? आर्डर को बिना ध्यान में दिए कि 3 है कि 2 है, लेकिन 3 और 2 की जो संख्या है एक एक बार ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने आप में अद्वितीय है। और किसी नंबर अगर 8 की बात करेंगे तो 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा। उसमें ऐसा कभी नहीं है कि ये वाला जो 2-3 इसमें आया था सेम टू सेम 2-3 ही केवल इसी का आंसर होगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो अपने में क्या होता है? ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यही है, यूनिक है। आइए इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, लगे हाथ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब फैक्टराइज्ड किया जा सकता है आज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के हेल्प से इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। ईच एंड एवरी दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसी बात किया गया रिगार्डलेस, मतलब उसमें किसी आर्डर को ध्यान बिना दिए हम उसको यूनिक मानेंगे। इन ऑर्डर टू इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। एग्जाम्पल भी लिया गया यहाँ पे कि 2 को 2 कहते हैं, 4 को 2 गुणे 2 कहते हैं, 6 को 2 गुणे 3 कहते हैं। तो 6 का 2 में 3 आया, 4 का 2 आया, 2 का 2 आया। ये सब अपने आप में यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। ये सब जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो 4 है 6 है, ये सब के सब क्या हैं? हमारे क्या हैं, है ना? आप भाज्य गुणनखंड हैं। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 और 3 जो है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याओं के माध्यम से के हेल्प से हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे मशक का है, महत्तम समापवर्त की बात हो रहा है, एचसीएफ की बात हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात हो रहा है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात के गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं। माने जितने भी नंबर होंगे, आइए हम आपको इसको इंग्लिश में समझाता हूँ, देन आफ्टर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर्मूला कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर
आप ईच कॉमन प्राइम नंबर्स ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड HCF। जिससे यहाँ पे हो क्या रहा है, बात समझिए, 2 या 2 से अधिक की बात हो रहा है। 12 को हम क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3। 18 क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो HCF मतलब क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पावर की बात करिए। अगर 2 समझ लीजिए, यहाँ पे फिर से मैं समझा दूँ, 2 इसमें 2 बार है, इसमें 2 1 बार है, दोनों कंपेयर करेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर किस में है, 1 बार है, इसलिए HCF को 1 बार में HCF में इसको 1 बार लिखना होगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 यहाँ 1 बार है, इसमें 3 2 बार है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 3 1 बार है, इससे HCF में 3 बार 1 पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा आंसर इससे कितना हो गया, सभी का प्रोडक्ट वैल्यू करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आंसर हो गया मेरा कितना, 6। आई होप आप इस फार्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को, HCF को समझ गए होंगे। इससे बेहतर पहले नहीं समझे होंगे, समझे भी होंगे तो आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए स्टडी को और बेहतर बना रहा होगा। अगला हमारा टॉपिक है लघुत्तम स्वापवर्तक, जिसको हम लोग LCM कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक संख्याओं की बात करें, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसके पहले HCF जब किया था तो वहाँ पे सबसे छोटी घात को ले रहे थे, अब हम क्या ले रहे हैं, सबसे बड़े घात को ले रहे हैं। इंग्लिश में देखिए, इसको बाइलिंगुअल मैंने बनाने की कोशिश किया है। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर एसोसिएटेड विद द नंबर्स इज कॉल्ड द LCM। मतलब LCM वो है कि जितने भी उसके फैक्टर्स बने, मैंने सेम नंबर लिया, इसलिए जो नंबर मैंने लिया है कि जो हमने फैक्टराइज कर दिया है, इस बार हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है और उन सबका क्या आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देना है। जैसे ये 12 को 2 घाते 2, 12 को क्या कहेंगे, 2 घाते 2 गुणे 3, और 18 को 2 गुणे 3 घाते 2 कहेंगे। तो 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 1 बार है, इस बार हमें ग्रेटेस्ट लेना है तो 2 को 2 बार लेंगे। 3 यहाँ 1 बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है, तो अधिकतम ग्रेटेस्ट की बात करें 3 मैक्सिमम 2 बार है तो 2 बार लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, और 9 चौक मिल के मल्टीप्लाई से 36 होता है। तो हमने ये सीखा कि LCM में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं और HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, देन आफ्टर जो भी वहाँ पे प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं उनके पावर को ध्यान देना है, और उस पावर में हाईएस्ट को टारगेट बनाएंगे तो LCM आ जाएगा, और लोवेस्ट को मतलब स्मॉलेस्ट को टारगेट बनाएंगे तो HCF आ जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एकदम आईने की तरह साफ हो गया होगा। आइए बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या फॉर्मूला है, LCM HCF कॉन्सेप्ट में एक विशेष ट्रिक माने कॉन्सेप्ट है जिसको नोट में आपको राइट डाउन करना होगा, समझना होगा कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक की बात हो रहा है, 3 के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। 3 कम नंबर की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ये वाली कितने के लिए, 2 नंबर्स के लिए है। क्या होता है कि जिनका जो हमने HCF निकाला है, जो हमने LCM निकाला है, जिन 2 नंबर A और B का निकाला है ना, तो उनका मल्टीप्लाई वैल्यू LCM HCF वैल्यू उतना ही आता है जितना उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है। मतलब LCM और HCF का प्रोडक्ट वैल्यू हमेशा नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। क्या मैंने बताया, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। ये आपको फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आई होप आपको ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा, मेमोराइज हो गया होगा। कुछ और पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं जो थ्योरम यहाँ पे है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है वो भी समझ लीजिए। फार्मूला है कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर की बात वाले क्वेश्चन, ढेर से 3 नंबर क्वेश्चन तो पक्का आता है प्रूव करने के लिए। क्या है, कोई अगर यस है किसी संख्या को अपरिमेय संख्या तभी कहेंगे यदि उसे P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। अगर हम P/Q फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर हम किसी नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। अगर P/Q फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या है, वो रेशनल हो जाएगा, जैसा आप रिप्रेजेंट जानते ही हैं।
तो इस पेज पे ढेर सारे नंबर्स पेपर में हैं जो पूछने पेपर में आता है। जैसा सिलेबस में भी है कि √2, √3 और √5 इन सभी को इरेशनल प्रूफ करना, या 2 + 3 √5 इस तरह से नंबर को। तो ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर तभी तो प्रूफ करने के लिए आता है पेपर में कि इसे ये सब इरेशनल प्रूफ कर दिखाइए। तो इरेशनल को भी कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा। एज ए फॉर्मूला मैंने इसको भी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया पहले चैप्टर की कॉन्सेप्ट, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए बढ़ते क्रम में, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में नहीं है। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ कॉन्सेप्ट समझ के देन फॉर्मूला पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई बहुपद जिसको हम बहुपद कह रहे हैं उसका घात 1 है तो लीनियर है। जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर 1 है ना। ये रूट केवल 3 तक का है, ये बात समझना है ना। तो अगर किसी जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन पॉलिनोमियल में अगर सबसे अधिक पावर 1 है, सबसे बड़ा घात 1 है, तो इसका मतलब कौन सा है? लीनियर है। ये मतलब वो रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो यहाँ पे मैंने ले लिए थे आपके लिए। अच्छा, इसी क्रम में अगर घात 2 की बात करेंगे तो क्या मतलब क्या हो जाएगा? वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण 3x² - 4x - 5 को हम कह सकते हैं। ठीक, अगर इसी क्रम में 3 को लेंगे तो 3 भी कह सकते हैं, 4 वाले में 4 कहेंगे। ऑलरेडी आप समझते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। देखिए, यक्ष चर का जो बहुपद होता है, यक्ष चर का बहुपद जिसको हम लोग px कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? px कहते हैं। इसका उच्चतम जो घात होता है उसी को उस बहुपद का डिग्री कहते हैं, मतलब घात कहते हैं। किसी भी बहुपद का सबसे बड़ा पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा, वही उसका घात कहलाएगा। जैसे हमारा जैसे ये मैंने क्वाड्रेटिक लिया था, जिसको हमने द्विघात वाला बहुपद लिया था, तो इसमें पहले वाले टर्म में अगर हम समझाने प्रयास करें, पहले वाले टर्म में इसका घात, इसका पावर कितना है? 2 है। और इस वाले में पावर कितना है? 1 है। ये पावर है घात ना। आइए क्या हो जाएगा? इस वाले में यक्ष है ही नहीं तो इसका पावर है 0। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे 2 है। द डिग्री की बात करेंगे, है ना, तो सबसे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? तो डिग्री मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का, और उसमें सबसे बड़ा जो पावर होता है, उसका जो घात होता है, उसे ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण लिया गया, घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद का मतलब होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 2 है, डिग्री इसकी 2 है, इसकी डिग्री क्या है? 3 है ना। यहाँ पे और क्या बात कहना चाह रहे हैं? और बातें यहाँ पे है कि जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं, ये जो बगल में लिखा गया है 5, ये -3, ये यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? गुणांक है। ये सब क्या हैं? गुणांक हैं। गुणांक मतलब मल्टीप्लाई वाला वैल्यू वहाँ पे है, गुणनफल में अप्लाई किया गया, रखा गया है। कुछ और बातें देखिए, समझने का प्रयास करिए क्या कहना चाह रहा है मुख्य बात। व्यापक रूप समझने का अगर प्रयास करेंगे तो ax² + bx + c, ax² + bx + c में abc जो हमारा है, abc क्या है? वो उसकी वो रियल वैल्यूज हैं, मतलब उनका एक वास्तविक वैल्यू होता है, उन्हें रियल नंबर हैं। और x यहाँ क्या यूज हुआ है? वो चर है। चर मतलब यहाँ क्या है? वो वेरिएबल है। मतलब क्या कि ax² + bx + c में अगर मैं बात करूँ, ax² + bx + c में यहाँ पे जो a है, जो b है और जो c है, ये सब क्या? a, b और c की बात करें तो ये सब क्या है? रियल नंबर है। इनका मतलब न्यूमरल वैल्यू होता है। और जो यक्स यहाँ यूज हुआ है वो क्या? यहाँ पे चर है। चर मतलब वेरिएबल है। ये बात, चलिए फॉर्मूला क्या क्या यूज है देखिए, कुछ बातें। फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है देखिए, तो यन घात, यह कहना चाह रहा है यन घात का कोई बहुपद है और उसका इक्वेशन मैंने y = px कहते हैं हम लोग,
तो वो x एक्सिस को n बार n बिंदु पे कट करेगा और उसके घात n होने की वजह से उसके कितने शून्य उसके जीरोज होंगे, उसके n जीरोज होंगे, उसके आंसर भी n होंगे। मैं आपको समझाने प्रयास करता हूँ, आगे देखिए थोड़ा सा। मतलब क्या, कोई भी ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने उसके आंसर होंगे। जैसे ये 3 बार कट किया, ये 3 बार कट किया तो इसके 3 आंसर होंगे, ये 2 बार कट किया इसके 2 आंसर होंगे। जितनी बार कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उतने उसके आंसर होते हैं। यह यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। मतलब सब जितना डिग्री, अगर हमारा ax स्क्वायर वाला कोई है प्लस 4x प्लस 3 है, इसका घात तो सबसे बड़ा डिग्री के 2 है, इसका निश्चित रूप से 2 बार क्या किया होगा, ये x एक्सिस को कट किया होगा। बात समझ में आया, प्रतिच्छेद किया हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो हमारा बहुपद है उसके शून्य माने उसके आंसर और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध है बहुपद के आंसर माने शून्य जीरोज और कोफिशिएंट में। तो फार्मूला होता है कि जो शून्य को जो उनके मूलों का जो योग होता है उसको हम कहेंगे दो, अगर एक क्वाड्रेटिक है, अगर द्विघात व बहुपद है तो उसके 2 आंसर होंगे। उस आंसर क्या माना गया, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा। तो उनके अल्फा बीटा का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, जोड़ने पर जो योग आएगा वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक ना। मतलब क्या, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक, याद रखना है। मतलब क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए। क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए। देखिए फॉर्मूला लिखा भी है कि हमारा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपान ए होती है। बी क्या है, बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माने एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम कहते हैं मूलों का योग। इसी प्रकार से अगर हम लोग मूलों के गुणनफल की बात करें तो इसका मतलब दोनों अल्फा इंटू बीटा होगा। ये क्या होता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माने कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, सी अपान ए। मतलब चूँकि हमारा जो द्विघात हम लोग बहुपद मानते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानते हैं, ये तो मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आया, यही बात को देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते कुछ और समझते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात वाले बहुपद की बात करें जिसका इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हमारा इस प्रकार से ये त्रिघात वाला बहुपद है तो इसके 3 आंसर होंगे और तीनों आंसर जोड़ने में कितना आएगा, बी क्या आएगा, बी अपान ए। देखिए बी अपान ए, पहले शुरुआत माइनस से करते हैं ना, फिर अगला क्या आएगा, सी अपान ए। पहला बी अपान ए, दूसरे में सी अपान ए, तीसरे में डी अपान ए। देखिए मैं इसको समझा दूँ, अच्छे से समझाने प्रयास कर दो, एक साथ समझा दूँ। देखिए पहले में क्या, बी अपान ए, दूसरे में सी अपान ए, तीसरे में डी अपान ए। ये तो है, इसमें एक एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसमें 2 तो अल्फ़ा बीटा गामा को एक साथ लिख लिया जाए तो अल्फ़ा से बीटा, बीटा से गामा और गामा से अल्फ़ा, तो सी अपान ए हो जाएगा। फिर तीनों का आपस से एक साथ अल्फ़ा बीटा गामा एक साथ लिख लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई। शुरुआत हम माइनस से करेंगे, बढ़ते क्रम में प्लस आएगा, अगले क्रम में फिर से माइनस आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से द्विघात जो बहुपद होता है इसके बारे में भी हम द्विघात समीकरण के माध्यम से, द्विघात बहुपद के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, ये भी अपने आप में पर्याप्त हो गया, इससे ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं। आइए हम लोग नए चैप्टर चलते हैं। तीसरा चैप्टर क्या हमारा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये हमारा 3rd चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारा चैप्टर है। इसके बारे में समझते हैं, इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, फार्मूला इसके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें स्पेशली ये समझना है कि 2 चरों जो रैखिक समीकरण हमारा होता है ना, 2 चरों का जो
हमारा रैखिक समीकरण है उसमें उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है ग्राफिकल विधि। कौन सा विधि? ग्राफिकल। माने जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे ग्राफ पेपर पे क्या कर लिया जाए, प्लाट कर लिया जाए। अब प्लाट करके उसके आंसर को बताया जाए, माने ग्राफ पेपर पे उसको प्लाट करने का कॉन्सेप्ट। तो क्या कहना चाह रहा है देखिए, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म ग्राफ जो ग्राफ होता है दो रेखाओं को निरूपित करता है। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को एक साथ निरूपित किया जाता है, दोनों एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है? कंडीशन क्या क्या बन सकती है? देखिए, कंडीशन होगी यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब दोनों जाकर आपस में कहीं न कहीं कट करते हैं। अगर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या कहें, वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक आंसर होगा। मतलब कि दोनों इक्वेशन अगर प्लाट करने पे आपस में कहीं न कहीं मिल रहे हैं, उसके माध्यम से जो उस पॉइंट, चूँकि कोऑर्डिनेट क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें इसकी कुछ न कुछ एक्स की वैल्यू होगी और कुछ न कुछ वाई की वैल्यू होगी। यही एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा अपने आप सिंगल होगा, इसमें और भी ऑप्शन नहीं बनेंगे, इसलिए एक से कहेंगे अद्वितीय, मतलब यूनिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिक बोलेंगे। देखिए, हमने इसको ग्राफ पेपर माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि दो लाइनों को आपस ग्राफ पे प्लाट किया जाए, अगर दोनों एक दूसरे से आपस में कट करते हैं, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो इसको कहेंगे यूनिक वाला कंडीशन है। इसके माध्यम से इसका यूनिक आंसर आएगा, अद्वितीय आंसर आएगा, मतलब एक ही एक्स वैल्यू मिलेगी और एक ही वाई की वैल्यू मिलेगी। अगला दूसरा कंडीशन होता है कि दोनों के दोनों लाइन, हम दो लाइन खींचे और दोनों दो अलग अलग न होकर के एक ही लाइन मिल जाए। माने पहला लाइन भी यही है और दूसरा लाइन भी यही है, पहला लाइन भी यही है और दूसरा लाइन भी यही है। अगर एक ही लाइन मिले तो इसका मतलब ये इस ऐसे रेखाओं को संपाती लाइन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्सिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन? कॉन्सिडेंट लाइंस। यदि रेखाएं आपस में संपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि पहले ने कहा कि ये मेरा आंसर है, ये इसका एक्स वैल्यू यहाँ होगी, तो ये कहा मेरा है, दूसरे ने कहा मेरा है, ये वैल्यू भी दोनों का होगा। जितने, चूँकि लाइन जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसके अनगिनत आंसर होंगे और वो आंसर दोनों के होंगे, वो पॉइंट दोनों में कॉमन होंगे, है ना, दोनों में पाए जाएंगे, इसलिए इसके कितने आंसर होंगे? अपरिमित अनेक हल होंगे। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और भी बनेगा। अगला कंडीशन क्या बनेगा कि जब दोनों लाइन है ना, जब दोनों लाइन क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा फिर समझा दूँ, कहानी पढ़ सुना दूँ इसको। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है, इस स्थिति में समीकरण का युग्म आश्रित संगत होता है। मतलब क्या होता है, उस पुरानी बात बता रहा है। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। ये देखिए तीसरा लाइन, अच्छा कॉन्स्टेंट का यहाँ पे लाइन आ गई, जिसको मैंने बना के दिखा दिया। देखिए दो लाइन बता रहा है कि दोनों लाइन दो अलग लाइन होकर के एक ही लाइन है, दो खींचा गया लेकिन दोनों एक ही हैं। दिखाने के लिए इसको दो अलग कलर से दिखा दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए ये दोनों एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है इसमें, दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। मतलब समांतर मतलब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं को ड्रॉ किया जाए और दोनों आपस समांतर हों तो आगे पीछे बढ़ाने पर कभी कभी कट नहीं करेंगी। और जब दोनों लाइन आपस में कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसके एक भी आंसर नहीं होंगे। तो इसलिए कह रहा है कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आया? क्या कह रहा है इसमें, कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों लाइन आपस में, क्या कहना चाह रहा है भाई, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, मतलब आपस में कट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया? इसको हम फिगर थोड़ी समझाते हैं। फिगर मैंने लिया है, देखिए अगर दो ग्राफ पेपर प्लॉट किया जाए, ये मान लीजिए एक्सिस है और दोनों लाइन आपस में इस तरह से जा रहे हैं, दोनों आपस कभी कट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति इसके भी आंसर नहीं होंगे। और बीजगणितीय विधि जो सॉल्व करने का, ग्राफ विधि सब सीख लिया,
दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, मतलब उसको इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसा पढ़े होंगे तो ऑलरेडी सीखे होंगे। तो बीजगणितीय विधि क्या होता है, उसमें 2 तरीके हैं। तरीके तो कई हैं, तरीके तो 4 हैं, लेकिन सिलेबस में 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा विलोपन मेथड। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड। 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रखना, विलोपन मतलब हटाना, कैंसिल करना। तो 2 प्रकार की विधियां अवेलेबल हैं, एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन। 2 विधियां और भी हैं। 2 विधियां और कौन सी हैं, ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। और ये कौन सा है, तुलनात्मक विधि। ये कौन सा और होता है, तुलनात्मक विधि। तो 4 प्रकार विधि, कुल 5 हैं। पहला कौन सा पता, ग्राफिकल विधि, ग्राफ के माध्यम से प्लॉट कर करना। दूसरा प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड। चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रजगुणन विधि। और 5वां कंपेयर मेथड मतलब तुलनात्मक विधि। कुल 5 तरीकों से आंसर को XY को निकाला जाता है। 5 तरीके हैं, तो एक सीख लिया। 2 यहाँ पे सिलेबस पढ़ना है, बाकी 2 को नहीं पढ़ना है। आइए देखते कुछ और नियम। तो इसमें कंडीशन क्या बना, कंडीशन समझ लिया जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन ही है कि अगर 2 इक्वेशन दिए गए हैं, ax + by + c = 0, पहले के लिए 1 1 सफिक्स में लगा लिया गया है और दूसरे इक्वेशन के लिए 2 2 सफिक्स में लगा लिया गया है। अगर a1/a2 को b1/b2 से है ना, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों इक्वेशन जो हैं आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन से एक ही बिंदु मिलेंगे, उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का अगर कोई कंडीशन पूछे, बिना सॉल्व के, बिना ग्राफ पेपर प्लॉट किए अगर आंसर बताना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों इक्वेशन के a1 और a2 के वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लिया जाए, b1 और b2 को आपस में डिवाइड कर लिया जाए और चेक किया जाए कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं हैं, ऐसे केस में उसका जो आंसर आएगा वो अद्वितीय आएगा, उसके यूनिक आंसर होंगे, एक ही x वैल्यू मिलेगी और एक ही y वैल्यू मिलेगी। अच्छा, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो तो तीसरा वाला बराबर ना हो। अगर 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ऐसे केस में कहेंगे असंगत हो जाएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके आंसर बिल्कुल भी संभव नहीं होंगे। ये पैरेलल केस वाला कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, पैरेलल वाला, मतलब समांतर वाला, मतलब कभी इकट्ठी नहीं करेंगे। मतलब हमें जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम रेशियो के माध्यम से पहले ही चेक कर लेंगे कि इसके आंसर संभव है कि नहीं है। जैसे पंडित जी लोग पहले बता देते थे बच्चे कब पालने में कि भविष्य में क्या करने वाला है, वही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर दोनों इक्वेशन के ए का, बी का और सी का अगर अनुपात निकाल लिया जाए, अब पहले दोनों बराबर नहीं हुए तो यूनिक वाला मान 1x 1y मिलेगा। अगर पहले दोनों बराबर हो गए लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसका एक भी आंसर नहीं निकाल सकते हम। और नेक्स्ट, अगर तीनों के तीनों बराबर हो गए तो उसके क्या हो जाएंगे, संगत आश्रित हो जाएगा। मतलब क्या, इसमें एक से ज़्यादा आंसर होंगे, मतलब अनगिनत तो कितने होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे, है ना, अपरिमित, माने उसको गिन नहीं सकते कितने आंसर होंगे, क्योंकि सभी पॉइंट दोनों के लिए कॉमन होंगे। ठीक है, इसे ओवरऑल एक चार्ट में दिखा दिया गया है। इस पूरे पार्ट चार्ट को एक साथ ही समझ लीजिए क्या हो रहा है। देखिए, माने 2 इक्वेशन की बात हो रहा है यहाँ पे कि 2 इक्वेशन लिया गया है, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0, a1/a2 निकाला गया है। यहाँ पे x वैल्यू कितना 1 है बगल में, यहाँ पे 100% 3 है, 1/3 हो गया। यहाँ -2 क्या 4 है, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 1/3 आ गया, ये -2/4 आ गया, यहाँ 0/-20 आ गया। तो पहले दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, इसके अद्वितीय आंसर होंगे, जो मैंने आपको समझाया। दूसरे केस में इक्वेशन लिया गया है कि 1/2 आएगा, यहाँ पे 3/6 आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी आ गया। लेकिन तीसरा वाला देखा जाए, तीसरा वाला कितना आया, -9/-18, तो माइनस कट गया, 9 एकम 9 दूना 18, तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर मतलब
कॉन्सिडेंट वाला मतलब संपाती हो गए, इसके अपरिमित अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन कि एक यहाँ पे x वैल्यू 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 है, 1/2 आया, यहाँ 1, यहाँ 2 और 4 है, कटपीट मचाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ -4 बटा -12, 4 एकम 4, 4 ते 12, माइनस कट गया, 1/3 आया, 1/3, तो यहाँ 1/3, इनमें 1/2 1/2 है, मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं है। और जब तीसरा बराबर नहीं है तो दोनों लाइन कैसे होंगे, समांतर होंगे, और समांतर लाइन में कभी भी आंसर हम नहीं बता सकते। बात समझ में आया? तो मेरा प्रयास था कि एक साथ सभी को लाऊं, तो वीडियो जो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको स्टडी करने में दिक्कत होगी, तो 1 बाय 1 हम करके ऐसे ही 3 चैप्टर मैंने आज कराया। कौन कौन सा? रियल नंबर, दूसरा कराया पॉलिनोमियल, तीसरा कराया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 3 चैप्टर को मैंने फार्मूलाज को हमको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है बेहतर ढंग से। जितने कॉन्सेप्ट रिलेटेड टर्म्स थे मैंने वो भी आपको जोड़ दिया है। अगर आपको ये आपने रिवाइज कर लिया, बार बार पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो नो डाउट चैप्टर पे आपका कमांड हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही प्रयास कर सकते हैं और उसको अलग से थोड़ा सा समय देकर तैयार कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा प्रयास? और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और मुझे मोटिवेट करें और सहयोग करें, लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, है ना। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।